राघवपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ शारदा उसकी शादी करवाना चाहती थी। एक दिन शारदा अपनी बहन मालती से, मालती कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर के लिए अच्छी लड़की ढूंढने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारे नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी। दोनों की ऐसी बातचीत हो जाने के बाद शारदा फ़ोन रख देती है। तभी सुंदर वहाँ आ जाता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? लगभग 15 दिन के लिए। ठीक है बेटा। अब सुंदर अगले ही दिन ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है और शारदा अपने काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी शारदा की सहेली निर्मला उसके घर में आ जाती है। अरे शारदा, घर पर हो क्या? आओ ना निर्मला बहन, क्या काम था? अरे सुंदर के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता लाई हूँ, तुम देख लो फोटो। दिखाओ जरा। हाँ ये लो। ऐसा कहकर निर्मला शारदा को फोटो दिखाती है। उस फोटो में लड़की के मुंह पर मास्क बंधा हुआ रहता है। निर्मला, इस लड़की ने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे कोरोना का समय है और ये महामारी फैल ना जाए, इसीलिए उसने फोटो निकालते समय मास्क लगा कर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मुझे तो लड़की पसंद है, सुंदर को दिखाकर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। अब शारदा सुंदर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही दिनों में सुंदर घर आ जाता है। अब उसका ऑफिस का काम बढ़ जाने के कारण उसे समय ही नहीं मिल रहा था। तभी शारदा सुंदर के पास जाकर, बेटा ये फोटो निर्मला बहन मुझे देकर गई है, तुम देख लो लड़की को, अगर पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। सुंदर अपनी माँ के हाथ से फोटो लेकर देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आ जाती है। तभी, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मगर इसने मुंह पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? अरे महामारी की वजह से उसने मास्क पहनकर फोटो निकाला है। अच्छा। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और शारदा निर्मला को बात आगे बढ़ाने के लिए बोल देती है। कोरोना की वजह से उनका मिलना नहीं होता, इसीलिए सुंदर उसका नंबर लेकर वीडियो कॉल करता है। तभी लड़की रेशमा, नमस्ते। नमस्ते, हमें निर्मला जी ने तुम्हारा नंबर दिया। तुम क्या करती हो बेटी? जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर के ही काम करती हूँ, बाकी सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने अभी भी चेहरे पर मास्क क्यों लगा कर रखा है? फोटो में ठीक है, मगर घर में भी तुम मास्क लगाती हो क्या? नहीं माँ जी, वो मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने मास्क लगा कर रखा है। ठीक है, सुंदर से बात करो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या पसंद है? मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बाकी के काम करना भी अच्छा लगता है। अच्छा, और आप आगे जॉब करना चाहोगी? हाँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूँ। जी। ऐसा कहकर रेशमा और सुंदर फोन रख देते हैं। तभी शारदा सुंदर से, सुंदर तुम्हें लड़की पसंद आई? हाँ माँ, मुझे लड़की पसंद है। तो मैं उसकी माँ से बात करके रिश्ता पक्का करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब शारदा रेशमा के घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का करवाती है और कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के दिन रेशमा ने मास्क लगा कर रखा था, तभी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब वो घर आई तब उसकी सास, बेटी रेशमा अब तुम मास्क निकाल सकती हो, दम घुट रहा होगा तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं अभी अभी दूसरे गांव से आई हूँ, मुझे तो कुछ दिन और कंटिन्यू मास्क लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या कोरोना हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मगर आप सबकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है रेशमा, तुम मास्क पहन सकती हो। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है। अब रेशमा हर रोज़ मास्क पहनकर घर में काम किया करती थी। तभी एक दिन रेशमा को बहुत ज़ोर से खांसी आई। तभी उसकी सास उसके पास जाकर, अरे रेशमा ज़रा धीरे, ये लो पानी पी लो। रेशमा जल्दी जल्दी में मास्क निकाल डालती है और पानी पीती है। तभी उसकी सास आश्चर्य से उसे देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने हमें फंसाया है, तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं और तुम मुझसे कितनी बदसूरत दिख रही हो।
इसीलिए तुम हर रोज मास्क लगाकर घूम रही थी ताकि ये बात किसी को पता ना चले? नहीं माँ जी, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी शादी इन दांतों की वजह से हो नहीं रही थी, इसीलिए मुझे ये मास्क लगाना पड़ा। मुझे ऐसा झूठ पसंद नहीं है। तुम कल ही अस्पताल जाकर इन दांतों का इलाज करवाओ, वरना उन्हें काट डालो। मुझे तुम्हारे दांत अच्छे चाहिए, नहीं तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। उन दोनों की आवाजें सुन सुंदर बाहर आ जाता है और रेशमा की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कोई झटका लगा है। तुम्हारे दांत इतने बड़े हैं, इसलिए तुम मास्क घर में हमेशा लगाया करती थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने भी खड़े मत रहो, समझी? कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल नहीं है रेशमा। ऐसा कहकर सुंदर और शारदा वहां से निकल जाते हैं और रेशमा उस कमरे में बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसका मास्क भी आंसुओं से भीग जाता है। रात के समय रेशमा रोते रोते मास्क लगाकर ही सो जाती है। अब उसके सपने में भगवान आ जाते हैं और रेशमा से, रेशमा, रेशमा, उठो बेटी। आप कौन हो? मैं भगवान हूँ। तुम इतनी क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ है? मेरी दांतों की वजह से मेरे घर वालों को अब मैं पसंद नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर रेशमा बहुत रोने लगी। तभी भगवान उससे, रेशमा, तुम्हारी समस्या सुबह तक सुलझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब सुबह रेशमा उठकर देखती है तो उसे लगता है कि उसे एक सपना पड़ा था। तभी रेशमा ब्रश करने चली जाती है। तभी वो आईने में देखती है तो वो चौंक जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे दांत ठीक हो गए। आज मुझे सच में भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो देखती है कि उसने साड़ी पर रखा हुआ मास्क सोने जैसा चमक रहा था। रेशमा ने उसे उठाकर देखा तो उसे वो सोने जैसा लगा। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो मास्क सच में सोने का बन गया था। उसने देखा तो मास्क के नीचे रखी हुई साड़ी भी सोने की हो गई थी। रेशमा ने वो साड़ी और मास्क लेकर अपने सास के पास गई। माँ जी, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? उसके चेहरे की ओर देखकर शारदा कहती है, बहू, तुम्हारे दांत ठीक हो गए। ये एक रात में चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मेरे सपने में भगवान आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ये दांत ठीक हो गए और ये मास्क भी सोने का बन गया है। और मुझे लगता है कि ये मास्क किसी भी चीज पर रखा तो वो सोने की बन जाती है। ये देखिए माँ जी, ये मेरी साड़ी सोने की बन गई। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस डिब्बे पर मास्क रख कर दिखाओ। रेशमा ने मास्क डिब्बे पर रखा तो सच में डिब्बा सोने का बन जाता है। ये देख रेशमा, देखिए माँ जी, ये डिब्बा भी सोने का बन गया। हाँ बहू, सच में ये मास्क जादुई है। हाँ माँ जी। ऐसा कहकर रेशमा वो मास्क बहुत सारे घर के वस्तुओं पर रखती है तो घर की बहुत सारी चीजें सोने की बन जाती है। ये देख उसका पति सुंदर बहुत खुश हो जाता है और शारदा भी अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है। और अब रेशमा के साथ सभी घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी की कमियां कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। मनुष्य के गुण दोषों के सहित उसको अपनाना चाहिए। सोना नाम की लड़की एक कंपनी में काम किया करती थी। सोना अपनी सहेली चेतना के साथ रहा करती थी। सोना सैटरडे संडे आता तो शॉपिंग करने चली जाती थी। एक दिन सोना और चेतना घर का सामान खरीदने के लिए मॉल में चली जाती है। तभी वहाँ सोना चेतना से, चेतना, आज तो मैं बहुत सारी खाने की चीज़ें खरीदूंगी। वैसे भी तुझे खाने के सिवा और क्या सूझता है? मैं मेरा लूंगी, तू तेरा ले लेना। हाँ चलेगा, अब चलो। ऐसा कहकर दोनों मॉल में चली जाती है। वहाँ जाकर खाने की चीज़ें खरीदने लगती है। तभी सोना की नज़र बिस्किट पर पड़ती है। वो ढेर सारे बिस्किट्स ले लेती है। उसे देख एक लड़की उसके पास आती है और सोना से, मैडम आप इधर आइए ना, ये देखिए मैगी ने नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप टेस्ट करके देखिए। मुझे मैगी पसंद नहीं है। मैडम आप मैगी एक बार टेस्ट करके देखिए, एकदम फ्री है, पसंद आई तो आप ले सकती है। ठीक है,
मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सोना मैगी टेस्ट करके देखती है। मैगी इतनी टेस्टी होती है कि उसे और खाने की इच्छा होती है। ये देख सेल्स गर्ल सोना से, मैडम आपको कितने पैकेट चाहिए? मुझे 4 पैकेट मैगी दे दो। आपकी मैगी बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू मैडम। सोना अब शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसे तेज भूख लगने के कारण सोना सोचती है, मुझे कितनी भूख लगी है और घर में खाना भी बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं 2 मिनट में मैगी बना लूं? ऐसा सोचकर सोना मैगी का पैकेट निकाल कर देखती है और मैगी बनाने लगती है। उसके आगे मैगी का पैकेट पड़ा हुआ देख सोना कच्ची मैगी मुंह में डाल लेती है। उसे खाकर देखने के बाद उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। सोना ने थोड़ी कच्ची मैगी खा ली और बाद में पकी हुई मैगी भी खा ली। सोना अब खुद के काम करने चली जाती है। पेट भरने की वजह से सोना थोड़ा आराम करने चली जाती है। अब सोना जब भी ऑफिस के लिए चली जाती थी तभी वो कच्ची मैगी खाकर जाया करती थी। उसे मैगी अब बहुत पसंद आने लगी थी। तभी एक दिन सोना के माता पिता ने सोना की शादी तय कर दी। सोना की माँ रेवती सोना से, सोना बेटी कैसी हो? माँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही होनहार है। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। माँ इतनी जल्दी क्या है? बेटी अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है माँ, आप दोनों ने देखा है तो ठीक ही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। हाँ। ऐसा कहकर सोना फ़ोन रख देती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोना की शादी सोहम नाम के लड़के के साथ हो जाती है। सोना बहुत खुश थी। वो अब ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगी थी। वो ससुराल के सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। एक दिन सोना की सास राधा, बहू बहू मुझे जरा चाय तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाई। ऐसा कहकर सोना राधा को चाय देकर आती है। तभी सोना को बहुत तेज भूख लगती है तो सोना मैगी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोना की मैगी खाने की आदत देख सभी हैरान थे। एक दिन सोना कुछ सामान खरीदने चली जाती है और अपने साथ ढेर सारे मैगी के पैकेट लेकर आती है। ये देख राधा सोना से, अरे बहू तुम आज इतने मैगी के पैकेट लेकर आई हो, इतने कौन खाएगा? माँ जी मुझे बहुत पसंद है मैगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सोना किचन में चली जाती है। राधा बड़े आश्चर्य के साथ सोना की ओर देखती है और मन ही मन बोलती है, किसी को इतनी मैगी भी पसंद आ सकती है। अब सोना ने वो मैगी के पैकेट कुछ पकाकर और कुछ कच्चे ही खा डाले। वो जब भी भूख लगती थी तो सुबह शाम मैगी ही खाया करती थी। ये देख राधा, ये बहू खाना कम खाती है और मैगी ही खाती रहती है, इसका मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर राधा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब सोना एक दिन घर के काम कर रही थी, तभी उसे एकदम से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। ये देख राधा सोना से, अरे बहू क्या हुआ, आंखें खोलो। तभी राधा अपने बेटे सोहम को फोन लगाती है और उससे कहती है, बेटे तू जल्दी घर पर आ जा, बहू को चक्कर आ गया है, तू जल्दी आ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर सोहम 5 मिनट में घर आ जाता है और सोना को लेकर अस्पताल में चला जाता है। अब सोना को डॉक्टर चेक करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और उसके टेस्ट के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोहम को बुला लेते हैं और, डॉक्टर साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, बैठिए। सोहम डॉक्टर के सामने बैठकर उनसे कहता है कि, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्या बात है? सोहम जी, क्या आप अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? उसके शरीर में मैदा जमने के कारण खून की कमी हो गई है, इसलिए उनको चक्कर आ गए हैं। मगर पेट में इतना मैदा कैसे जमा हो गया? उन्होंने मैदे के पदार्थ बहुत सालों से खाए हैं, इसलिए उनके शरीर में मैदा जम गई है। उन्हें दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, मगर अब उन्हें बाहर की चीजों से दूर ही रखना, नहीं तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आ सकते हैं। जी। ऐसा कहकर सोहम डॉक्टर के केबिन से निकलकर सोना के पास चला जाता है। तभी राधा सोहम से, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके पेट में मैदा जम गया है। अरे बेटे, ये सब ज्यादा और कच्ची मैगी खाने का नतीजा है और कुछ नहीं। माँ,
मैं सोना से बात करना चाहता हूँ, तुम जरा बाहर रुको। ठीक है बेटा। सोहम अब सोना के पास आकर सोना से, अरे सोना, कोई बच्चों की तरह इतनी मैगी खाता है क्या? तुम तो कच्ची मैगी खाने के लिए भी कम नहीं करती। अब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। सोना ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो सोहम से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगी तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया। अब से मैगी कभी नहीं खाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आइंदा से मैदे के कोई भी पदार्थ नहीं खाऊंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर सोना आराम करने लगती है। अब सोहम सोना को अगले दिन घर पर लेकर आता है। अब सोना कभी भी मैगी खाने का नहीं सोचती और सब कुछ हेल्दी फूड खाया करती थी। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास राधा भी बहुत खुश हो गई थी। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, हमेशा अच्छी चीजें खानी चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में राजू और सोना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता वो छोटे थे तभी चल बसे। तब से राजू और सोना अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राजू सोना का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था, मगर उनके माता पिता बहुत गरीब होने के कारण उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसीलिए राजू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। राजू हर रोज कुछ ना कुछ काम करके उन दोनों का पेट भरा करता था। एक दिन राजू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ की है तुमने? ऐसी करते हैं क्या गाड़ी साफ? मालिक, मैं फिर से कर देता हूँ। मुझे जल्दी जाना है, अब मत करो। ये लो 2 रुपए। मालिक, सिर्फ 2 ही रुपए? थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। जैसे गाड़ी साफ की है ना, पैसे भी वैसे ही मिलेंगे, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राजू वो रुपए देख मन में, मैं अब इन रुपयों से खाना कैसे खरीदूंगा? मुझे और कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो सोना और मैं हर दिन भूखे रह जाएंगे। ऐसा सोचकर राजू दूसरा काम ढूंढने चला जाता है। उसे जाते समय एक होटल दिखाई देता है। वो उस होटल के पास जाकर, मालिक, मुझे कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे यहाँ तो अभी के लिए कुछ काम नहीं है। हाँ, कुछ बर्तन है साफ करने के, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके 20 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजू बर्तन साफ करने बैठ जाता है। उसके साथ सोना भी थी। दोनों भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी सब बर्तन साफ कर देते हैं। अब उस होटल के मालिक ने राजू को 20 रुपए दिए और राजू से कहा, बच्चों, आज होटल में बहुत सारा खाना बचा है, अगर तुम चाहो तो वो खाना खा सकते हो। ये सुन राजू और सोना बहुत खुश हो जाते हैं। राजू होटल मालिक से, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाएंगे। जाओ बच्चों, वहां से खाना ले लो और पेट भर के खाओ। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू और सोना खाना खाने चले जाते हैं। खाने के अच्छे पकवान देखकर राजू और सोना पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। अब राजू और सोना कभी होटल में तो कभी रास्ते में जो भी काम मिले वो काम किया कर लेते थे। एक दिन राजू को एक आदमी ने बुलाकर उसका बोझा उठाने के लिए कहा। तभी राजू उस आदमी के साथ चला गया। ये सारी बैग उठाकर वहां स्टेशन पर लेकर जाना है, क्या तुम उठा पाओगे? हाँ साहब, मैं उठा लूंगा। राजू सारी बैग्स उठाकर स्टेशन की ओर चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे स्टेशन की ओर आता है। तभी दोपहर हो जाती है। राजू बैग्स रखे उस आदमी से, साहब, ये आपका सामान मैंने यहाँ रख दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। जी धन्यवाद साहब। राजू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी उसे स्टेशन पर एक कपल दिखाई देता है। उनके पास एक बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। उस औरत ने उस बच्ची का हट पूरा करने के लिए उसे खाने की चीजें दिला दी और जो चीजें हाथ में थी उसे फेंक दिया। उसे देख राजू, जिसको भूख लगी है उसे भगवान नहीं देता, और जिसके पास बहुत सारा है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसा मन में सोच राजू वहां से चला जाता है। तभी उसे उसकी बहन सोना की याद आती है और वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए चीजें खरीदता है और जाने के लिए निकलता है। सामने से एक बड़ी गाड़ी बहुत जोर से आती है और फुटपाथ पे खड़े राजू से टकराती है। राजू जोर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। वो देखता है
कि उसके पास कोई सूरज नाम का आदमी खड़ा था। राजू उस आदमी से, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे ऊपर एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी बहन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तुम घर जा सकते हो। मेरे पैर को क्या हुआ है? एक्सीडेंट में तुम्हारा पैर चला गया है। अब तुम बैसाखी के सहारे ही चल सकते हो राजू। ये सुन राजू जोर जोर से रोने लगा। तभी सूरज राजू से, बेटे, तुम पहले रोना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर ही रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बहन के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू उस आदमी के साथ चला जाता है। राजू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। वो सूरज से, साहब, आप मुझे उस मंदिर में छोड़ दीजिए, मेरी बहन वहाँ होगी। ठीक है। ऐसा कहकर सूरज राजू को मंदिर के यहाँ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सोना राजू को अपाहिज देख बहुत रोने लगती है और राजू से, भैया, हमेशा गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? आज तुमने जो गुनाह किया नहीं, उसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा कहकर सोना बहुत रोने लगती है। तभी राजू सोना से, सोना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चलो, हम वहाँ बैठकर कुछ खाना खाते हैं। सोना और राजू एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं। अब राजू सोना से, सोना, देखो, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो हम इस मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, जिससे अभी के लिए हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब राजू और सोना मंदिर में उस दिन से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। ये देख राजू और सोना खुश हुआ करते थे। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर राजू और सोना पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सोना गुस्से में उस औरत से, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। इससे रोटी खाने के काम की नहीं रहेगी। ए भिखारन, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे लगा तो मैं हाथ में दूंगी, वरना फेंक दूंगी, समझी? मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तू मुझे समझाएगी कि किसे घमंड है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतनी सी है मगर मुझे सिखा रही है। ऐसा कहकर वो औरत सोना को मारने लगी। तभी सोना, मुझे मत मारिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर औरत उसे बहुत मारने लगी। तभी राजू उनके बीच में आ जाता है और राजू उस औरत से, मैडम, उसे मत मारिए, उसने कुछ नहीं किया। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे समझदार लग रहे हो। मैडम, आप उसे छोड़ दीजिए। तभी उस औरत ने सोना को छोड़ दिया। तभी राजू उस औरत से, मैडम, हम गरीब हैं, मगर आप हमें ऐसा कुछ भी मत कहिए। वो रोटी अपने जमीन पर फेंक दी, इसलिए मेरी बहन ने आपसे कहा, वरना वो किसके मुंह नहीं लगती। इसे बोलने का तरीका ही नहीं है। मैडम, आपकी जो ये कार है ना, इस कार के मालिक ने मेरे शरीर पर गाड़ी चलाकर मुझे अपाहिज बना दिया और आज मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, और आप हमसे ही कह रही है। औरत उसकी बातें सुन चुप हो जाती है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। और वो औरत राजू से, राजू, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके हाथों एक गरीब बच्चे की टांगे चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम मुझे आज मिल रहे हो। मैं अपने पति के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ हमेशा के लिए रहो। मैडम, आप इस बात को जानती हैं और आपको हमारी दया आई, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा कहकर राजू और सोना वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी औरत उन दोनों से, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। आप माफी मत मांगिए मैडम, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं।
ऐसा कहकर राजू और सोना एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरत उन्हें लेकर अपने घर चली आती है। अब दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती थी। ये देख राजू और सोना बहुत खुश थे। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, वैसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को अगर भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण किसी को भी जानबूझकर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।